गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अपन क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 उष्मागतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद में जो मैंने पिछला लेक्चर जो वीडियो था मेरा वो था उष्माधारिता के ऊपर। उष्माधारिता का जो वीडियो था वो अधूरा अधूरा रह गया था। तो अपन जहाँ से अधूरा रह गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ के हालांकि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा, यानी जो पिछला वीडियो था उसकी लिंक आपके पास रहेगी। तो आप पहले वो पिछला वीडियो देखें जिसके पास वो वीडियो नहीं हो, और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आप उष्माधारिता के बारे में समझ पाओगे, अध्ययन कर पाओगे। तो अपन जहाँ से छूटा था मैं वहाँ फिलहाल वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास सी पी बराबर क्यू पी एम डेल्टा टी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मेरा सी वी बराबर क्यू वी एम डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है। दोनों ये स्थिर दाब के ऊपर और ये स्थिर आयतन के ऊपर है। क्यू वी क्या है मेरा, क्यू वी मेरा क्या है स्थिर दाब, क्यू पी मेरा है स्थिर दाब पर उष्मा, और क्यू वी मेरा क्या है स्थिर आयतन पर उष्मा। एम क्या है मेरा पदार्थ के लिए 1 ग्राम की मात्रा। यहाँ पे हम क्या है पदार्थ के लिए 1 ग्राम की मात्रा। टी क्या रहा है मेरा, टी मेरा है चेंज, यानी कि अपन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तब 1 ग्राम गैस के लिए स्थिर दाब पर जो उष्मा होती है वो मेरी क्या है स्थिर दाब और आयतन पर Cp और Cv है। तो मैं यहाँ पे Qv और Qp दोनों को यदि मैं समीकरण बनाऊं तो मेरे पास यही बनेगा, Qv बराबर mCv डेल्टा टी और Qp बराबर mCp डेल्टा टी। ठीक है, यही बनेंगे क्यू वी बराबर एम सी वी डेल्टा टी और क्यू पी बराबर एम सी पी डेल्टा टी। अब मैं आपको पता है डेल एच बराबर क्यू पी होता है, डेल यू बराबर क्यू वी होता है। ये अपन ने पहले के लेक्चर में पढ़ लिए थे। दोनों के दोनों अपन ने ये रिलेशन अपने निकाल रखे हैं। आप देख लेना पीछे के लेक्चर में वीडियो में, तो आपको ये दोनों रिलेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब देखो क्यू वी का मान आप यहाँ से रख दो एम सी वी डेल्टा टी, और क्यू पी का मान आप यहाँ से रख दो एम सी पी डेल्टा टी। तो दोनों के मान आप रखोगे तो मेरा सी पी एम डेल्टा टी डेल एच हो जाएगा और सी वी एम डेल्टा टी बराबर डेल यू हो जाएगा। एम क्या है आपका पदार्थ के लिए 1 ग्राम की मात्रा। तो यदि मैं एम का मान यदि 1 ग्राम रख दूं पदार्थ के लिए, तो यदि एम बराबर 1 हो जाए तो मेरा क्या बन जाएगा डेल एच बराबर सी पी डेल्टा टी और डेल यू बराबर सी वी डेल्टा टी। मेरे पास दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं समीकरण नंबर 6 और 7। यहाँ आपके पास सी पी और सी वी के दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं। किसके ऊपर आए हैं, दोनों के दोनों आपके तापमान चेंज के साथ, यानी आपके पास टेम्परेचर कैसा है वो चेंज हो रहा है, एंथैल्पी में चेंज और आंतरिक ऊर्जा में चेंज के लिए सीपी और सीवी। यहाँ सीपी क्या है ना स्थिर दाब पर उष्मा, और सीवी क्या है मेरा स्थिर आयतन पर उष्मा, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं उष्माधारिता। अब अपन क्या करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को ध्यान रखना, सीपी डेल्टा टी और सीवी डेल्टा टी। मैं आगे इनका काम लूंगा। कब काम लूंगा, जब मैं सीपी और सीवी में संबंध देखता हूं। तो मैं आप क्या करता हूं, मैं सीधा यहाँ से सीपी और सीवी में संबंध देखता हूं। तो भाई संबंध क्या आता है दोनों के बीच में, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मेरे पास आपको पता है जब अपने एंथैल्पी पढ़े थे, एंथैल्पी पढ़ने का फॉर्मूला आया था डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। याद करो अपन यहाँ क्या पढ़ते थे, एंथैल्पी में चेंज बराबर डेल यू, यानी आंतरिक ऊर्जा में चेंज मेरे किसके प्लस में था, मेरे पास जो निकाय था सिस्टम था वहाँ पे आपके दाब और आयतन में जितना आप वर्क कर रहे थे, जितना आप उसमें कार्य कर रहे थे, जितना चेंज आ रहा था वो मेरे आंतरिक ऊर्जा के साथ ही आ रहा था। आंतरिक ऊर्जा में चेंज और साथ में दोनों के मेरा किसके बराबर आता था, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। तो ये मैं अपन ने पहले पढ़ लिया था एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला। तो मेरा पीवी क्या हो सकता है, पीवी आपको पता है पीवी आदर्श गैस के लिए कितना होता है एनआरटी। यदि मेरा एनआरटी हो सकता है पीवी बराबर एनआरटी, तो यदि आप एन का मान यदि 1 मोल रखो तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीवी बराबर आरटी। तो आप डेल एच के लिए बराबर डेल यू प्लस डेल आरटी फॉर्मूला रख सकते हो। समीकरण 6 से 7 का मान आप इस समीकरण में रख दो। समीकरण 6 कौन सा था आप याद करो, डेल एच के लिए क्या था सीपी डेल्टा टी और डेल यू क्या था मेरा सीवी डेल्टा टी। दोनों के दोनों मान आप यहाँ पे रख दो, सीपी डेल्टा टी और सीवी डेल्टा टी प्लस डेल आर टी। ठीक है, रख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आर है वो गैस कांस्टेंट होता है, आप इसको बाहर ले लो। यदि मैं जैसे ही आर को बाहर लूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा सीपी डेल्टा टी, सीवी डेल्टा टी और आर डेल्टा टी। मेरे यहाँ पे तीनों टर्म डेल टी और डेल टी तीनों जगह पे इक्वल आ चुका है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीपी बराबर सीवी प्लस आर। देखो यहाँ से सीपी आ गया, यहाँ से सीवी आ गया, यहाँ से आर गया, डेल टी तीनों में कॉमन। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया सीपी बराबर सीवी प्लस आर। अब आप इसके लिए ये आपके लिए जो रिलेशन होता है सीपी और सीवी में वो आ चुका है आपके पास। सीपी बराबर क्या होता है सीवी प्लस आर। आर क्या मेरा, आर मेरा होता है गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से अपन सीपी माइनस सीवी बराबर आर भी निकाल सकते हैं। देखो आर के लिए अलग वापस निकल सकता है, सीपी बराबर सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ध्यान रखना सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। अपने किताब के अनुसार 11वीं क्लास के अनुसार जो थर्मोडायनामिक चैप्टर के अंदर सीपी और सीवी में संबंध दिया गया है वो इतना ही दिया गया है। तो हालांकि इसके पास साथ एक एप्लीकेशन पार्ट भी होता है जो अपन आगे से पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने पास किताब के अनुसार मैंने जितना था उतना कवर करा दिया है। यदि आपके पास यदि और कोई डाउट्स हो इसके ऊपर तो मैं आपको एग्जाम्पल करके या फिर मेरा पास एप्लीकेशन पार्ट है मैं अलग से वीडियो बना के आपको
सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अपन के पास सभी यहाँ पे Cp और Cv में समझ आ चुका है, Cp बराबर Cv प्लस आर और Cp माइनस Cv बराबर आर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसी वीडियो के साथ में दूसरा एक वीडियो लेक्चर और साथ में अटैच कर रहा हूँ। तो अपन क्या पढ़ते हैं आगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, यानी अपने पास चेंज ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी परिवर्तन के लिए जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या आती है। देखिए अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए। एक तो अपने पास आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी अपने पास दो प्रकार की एंथैल्पी होती है, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी और कंबशन ऑफ एंथैल्पी, यानी विरचन की एंथैल्पी और दहन की एंथैल्पी। तो अपन पहले बात ये करेंगे एंथैल्पी होती क्या है, आपने पहले से पढ़ लिया है एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया है। अब अपन देखते हैं एंथैल्पी की रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है। तो अपन इसको किस सिंबल से लिखेंगे, अपन किसको लिखेंगे, डेल एच आर। अपनी किताब में डेल आर एस दिया हुआ है, तो अपन इससे बढ़िया डेल एच आर से लिखें। आप दोनों चीज़ सही है, आप डेल एच आर से लिखें एंथैल्पी परिवर्तन की अभिक्रियाएं। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई आर है वो पी में बन रहा है, यानी मेरे पास कोई क्रिया कारक है वो उत्पाद बन रहा है, यानी कोई भी क्रिया वो क्या करेगी, क्रिया कारक से स्टार्ट होगी और उत्पाद बनाएगी। आपको पता ही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरा डेल एच क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, एच पी माइनस एच आर, यानी प्रोडक्ट की जो हीट होती है वो और आपके रिएक्टेंट की जो हीट होती है वो दोनों आपके पास आ चुका है। डेल एच बराबर एच पी माइनस एच आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये साम्य अवस्था से आता है। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर होता है नंबर 7 जो अगला चैप्टर होता है उसके अंदर ये अपन पढ़ते हैं कि उत्पाद से ही कोई क्रिया कारक के लिए आप एंथैल्पी परिवर्तन कोई भी रिएक्शन के लिए आप मान निकाल सकते हो। तो डेल एच क्या मेरा, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल एच परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, ध्यान रखना भैया। यहाँ जो डेल एच दे रखा है वो मेरा दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा, डेल एच नेगेटिव और डेल एच पॉजिटिव। डेल एच पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण अब आप समझो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। देखो नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास क्या हो, ऊर्जा निकल रही हो, यानी एनर्जी क्या हो वहाँ से, उस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही हो। और पॉजिटिव कब होगा, जहाँ वहाँ पे एनर्जी आपको उसको देनी पड़ रही है, फिर एनर्जी उसके अंदर आ रही हो या फिर एब्जॉर्ब हो रही हो। वो निकलेगी कब, जब वो रिलीज कर रही हो। एनर्जी किसी भी रिएक्शन में रिलीज करना, निकलना, नेगेटिव डेल एच का मान। फिर एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, डेल एच का मान पॉजिटिव। देखो डेल एच का मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनको और भी तरीके समझ लेते हैं। डेल एच यदि नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है, मेरा उष्मा सेपी होता है, आपको पता ही है, एक्सोथर्मिक। और डेल एच यदि पॉजिटिव हो तो कैसा प्रोसेस हो सकता है, उष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक हो सकता है। यहाँ पे मैंने दो स्टेप ले रखी है, और एच आर इज ग्रेटर देन एच पी और एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। अब आप कैसे समझोगे, डेल एच का मान नेगेटिव होगा तो एच आर हमेशा कैसे बड़ा होगा। यहाँ पे मेरी यहाँ पे एच आर 10 लूँ और एच पी कितना लूँ 8। तो आप सोचो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, यानी कि कितना आ रहा है, माइनस का 2। तो एच आर क्या है मेरा, एच आर बड़ा है, एच आर बड़ा है तभी तो लिखा मैं एच आर यदि एच पी से बड़ा है, 10 बड़ा होता है 8 से, तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है, -2। तो डेल एच कितना आ रहा है मेरा, माइनस आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है। यदि एच पी मेरा बड़ा हुआ 4 से तो डेल एच कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तो थी जनरल बात किसके बारे में, एंथैल्पी में चेंज के बारे में। दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अपन एक्सोथर्मिक उष्मा सेपी होती है और एंडोथर्मिक उष्मा शोषी होती है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अपन दोनों को पढ़ते हैं जहाँ पे एनर्जी निकल भी रही है और एनर्जी आ भी रही है, दोनों चीज पढ़ते हैं अपन, दोनों एग्जांपल लिए। CH4 मेरे पास क्या है, मेथेन एक गैस है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2O2 2 मोल गैस ऑक्सीजन के ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CO2 गैस प्लस 2H2O बन जाएगा लिक्विड के अंदर, और मेरे पास क्या आएगा, प्लस 13 किलो कैलोरी, यानी इतनी एनर्जी क्या हो रही है, आ रही है। अब आपके पास डेल एच का मान किस में आएगा, यानी 13 किलो कैलोरी, यानी प्लस में, यानी जो क्रिया कारक से उत्पाद जो बन रहा है, क्रिया कारक से उत्पाद जो बन रहा है, साथ में प्लस 13 किलो कैलोरी प्लस में पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि जो एनर्जी आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। तो फिर इसको किससे समझेंगे, जो एनर्जी निकाल रहा है, जो पॉजिटिव में क्या कर रहा है वो एक्स्ट्रा तभी तो निकाल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है क्रिया कारक से उत्पाद में बदलने पर है प्लस 13 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। नेगेटिव का मतलब किससे हो जाएगा, यहाँ पे डेल एच का मतलब साइन नेगेटिव से हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, उष्मा सेपी प्रोसेस, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मेरे पास है, यहाँ पे C2H5OH है मेरे पास। C2H5 आपको पता है लिक्विड फॉर्म में, यानी एथिल अल्कोहल को मैं किस में डाल रहा हूँ, 3O2 मेरे पास गैस है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड बन रहा है। मेरे पास कितनी एनर्जी निकल रही है, -18 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी निकल रही है इस प्रोसेस के लिए। तो अपन क्या देखेंगे, अब निकलना, ये सॉरी मैं यहाँ निकलने के बोल दिया, यहाँ निकलना की और आपके रिलीज और एब्जॉर्ब किस पे डिपेंड करता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए आपके पास जो पहले ये रिएक्शन को देखो, C2H5OH प्लस 3O2 क्या बन रहा है, 2CO2 प्लस 3H2O गैस और लिक्विड। अब यहाँ -18 किलो कैलोरी रिएक्टेंट से उत्पाद जो आ रहा है उसमें 18 किलो कैलोरी माइनस में आ रही है,
यानी उसके पास क्या हो रहा है, उसके पास एनर्जी का नुकसान हो रहा है। देखो एनर्जी का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे आप माइनस का मतलब क्या, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने पर अब -18 किलो के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा। यानी कि ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एच का मान किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, ऊष्माशोषी आ गया। अब अपन क्या देखते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं। अपने जो जनरल्स बात की थी वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे इतना समझना आपको, डेल एच का मान नेगेटिव, पॉजिटिव और एनर्जी किस प्रकार से चेंज हो रही है, आ रही है फिर जा रही है, यानी रिलीज हो रही है फिर एब्जॉर्ब हो रही है। अब अपन क्या करते हैं इसके बारे में, पहले अपन मुख्य कारक पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को आगे क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अपन जो फैक्टर्स पढ़ेंगे उसी के आधार पर अपन विरचन की एंथैल्पी और दहन की एंथैल्पी को की अपन गणना कर पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास क्या है, अपन पहला फैक्टर चलते हैं। तो मेरा पहला फैक्टर है उत्पाद व क्रियाकारक की भौतिक अवस्था। यहाँ पे मेरे पास H2 के साथ मैंने हाफ O2 गैस ले रखी है, और नीचे भी H2 के साथ हाफ O2 गैस ले रखी है। लेकिन देखो यहाँ पे H2 गैस बना और यहाँ पे H2O लिक्विड बना है, यहाँ पे H2 गैस और यहाँ पे H2O लिक्विड बना। देखो यदि आपके पास यदि भौतिक अवस्था चेंज हो तो यहाँ पे आपके लिए डेल एच का मान भी 100% चेंज होगा। ध्यान रखना है बात। आपके पास रिएक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन सेम हो सकती है, लेकिन आपके पास जो भौतिक अवस्था यानी आपके पास जो फेज है वो यदि चेंज होता है, यदि आपके लिक्विड और गैस दोनों अलग अलग फेज आ रहे हो, तो आप ध्यान रखना डेल एच का मान हमेशा अलग अलग आएगा। डेल एच का मान यहाँ पे -60 और -70 आ रहा है। देखो ध्यान रखो कितना आ रहा है, -60 और -70। डेल एच का मान चेंज आ रहा है किसकी वजह से, भौतिक अवस्था में चेंज होने के कारण। या माइनस आ रहा है, इसका मतलब डेल एच में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, यदि उत्पाद व क्रियाकारक के अपरूप के बारे में बात करते हैं। यदि मेरे पास एक कार्बन हीरा के फॉर्म में, एक कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, एक तो ये डायमंड और एक ग्रेफाइट है, दोनों के साथ में क्या कर रहा हूँ, O2 की रिएक्शन कर रहा हूँ O2 गैस के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, CO2 गैस और CO2 गैस। लेकिन ध्यान रखना यदि आपके पास रिएक्शन सेम है लेकिन आपके पास दोनों कार्बन के अपर रूप अलग अलग, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, तो आपके लिए डेल एच का जो मान है वो भी कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, कभी भी समान नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं ताप और दाब की। मेरे पास क्या है, ताप और दाब, रासायनिक अभिक्रिया की अपन यहाँ से बात करते हैं। देखो ताप और दाब में किसके साथ, आपने पहले चैप्टर के अंदर एसटीपी और एनटीपी की बात की थी। आपको पता है एसटीपी क्या होती है, एनटीपी क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी मानक ताप दाब। मानक ताप दाब क्या था मेरा, याद करो, मानक ताप दाब मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। मानक ताप और दाब यानी अगर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, दाब कितना होना चाहिए, 1 बार प्रेशर, याद करो, एक दाब प्रेशर के ऊपर है, 298 केल्विन ताप के ऊपर है। एक यानी आपके पास जो विलियन था, जो आपके पास तो सांद्रता थी वो कितनी थी, 1 ये तीनों किसके ऊपर थे मेरे, स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अपन उसी की बात करते हैं, ताप और दाब अपन यहाँ पे किसके लेंगे, मानक को लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जब आप मानक एंथैल्पी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एंथैल्पी चेंज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो वो पदार्थ जो अपनी मानक अवस्था में पहले से ही रहते हो, मानक अवस्था में रहते हो, क्यों, उनके लिए मानक अवस्था क्या है, 298 केल्विन, एक बार दाब, और आपके पास 1 जो सांद्रता होती है वो आपके लिए मानक अवस्था होगी। देखो समझना इस चीज के, मैं उन पदार्थों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिनके लिए हमेशा मानक अवस्था फिक्स होती है, जिनके लिए हमेशा क्या होता है, दाब ताप और आपके लिए जो सांद्रता वो फिक्स होती है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा 0 दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू में जो एंथैल्पी में चेंज कितना दिखाता है, हमेशा 0 दिखाते हैं। कभी भी उनमें लिए कभी चेंज होता नहीं है, हमेशा और हमेशा कितना होता है, 0 होता है। आपकी बुक्स में एक टेबल भी दी हुई है, आप वहाँ पे देख लेना, बहुत सारे गैसेस के लिए दे रखा है, वहाँ पे बहुत सारे पदार्थों के लिए दे रखा है, वहाँ पे जो मान है मानक के लिए दे रहे, मानक एंथैल्पी में चेंज के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर वह रूप है जो 298 केल्विन तथा 298 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब तथा 1 सांद्रता पर होती है। यहाँ पे डेल एच मेरा चेंज होगा किसके अंदर, मानक अवस्था के अंदर। मानक अवस्था के अंदर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कितना 298, प्रेशर कितना 1 बार। तो यहाँ पे मेरा देखो, मैं कुछ पदार्थ ले रहा हूँ, डेल एच एस8 हमेशा कितनी होती है इसकी मानक अवस्था के अंदर एंथैल्पी चेंज, 0। O2 की कितनी होती है, 0। ग्रेफाइट की कितनी होती है, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म है, 0। डेल एच की Cl2 के लिए कितनी होती है, 0। डेल एच के लिए H2 के लिए कितनी होती है, 0। डेल एच H2 के लिए कितनी होती है, 0। और डेल एच N2 के लिए कितनी होती है, 0। और डेल Br2 के लिए कितनी होती है,
जीरो। ये वो पदार्थ है जिनके लिए हमेशा भाग लेने वाले जितने पदार्थ होंगे किसी भी अभिक्रिया के लिए, वो पदार्थ है, इनके लिए हमेशा मानक अवस्था के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। अपन की अभिक्रिया के लिए इनको यूज करेंगे तो अपन क्या करेंगे, हमेशा मानक अवस्था के लिए इनके लिए जो मान रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है। अब अपन अपने पास जो है मानक विल्सन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अपन उसको डेल एच अब से दिखाएंगे, और एक अपने पास होता है मानक दहन एंथैल्पी, उसको अपन डेल एच सी से दिखाएंगे। ये मेरे पास दो एंथैल्पी के फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन और कंबशन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि अपने पास क्या होता है, जो लेंथ होती है वीडियो की वो सीमित होती है, मेरे पास 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, तो अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है भाइयों, आप जितना मैंने पढ़ा है उसको पढ़ना, समझना और देखना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।